मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ हिंद राष्ट्र का कि ये लोग मेहनत कर रहे हैं और मैं इनकी तमाम वीडियो देखता हूँ, सारी वो देखता हूँ। एक दफ़ा मेरा लंबा इन्होंने इंटरव्यू लिया था और मुझे उम्मीद है खुदा करे कि इनका ये चैनल को मकबूलियत हासिल हो और इस बहाने ही सही और आपके चाहने वाले लोग सब्सक्राइब करें। इस बहाने जो सर सैयद तहरीक है उसमें भी इजाफा हो और सर सैयद शनासी के लिए अब क्योंकि ज़माना किताबों से ज़्यादा जो है वो विजुअल्स का है, मीडिया का है, तो उसमें इनकी कोशिश जो है वो कामयाब हो और लोग उसको कदर करें। मैं मुदस्सिर और आप देख रहे हैं हिंदराज.com, खबर वही जो आपके लिए थी। जैसा कि हमने एनू 100 Years माइलस्टोन का एक प्रोग्राम चलाया था जिसमें सर पहले भी आके बोल चुके हैं। उस टाइम में 1 साल पहले सर रिटायर वाले थे और वो सर का शायद नौकरी के टाइम में आखिरी वीडियो थी जो इंटरव्यू हम लोगों ने किया था। और उस वक्त सर एक बुक लिख रहे थे, सर सैयद अहमद ख़ान और 1857, क्योंकि 1857 का जो गदर हुआ था उसके बाद सर सैयद अहमद ख़ान पे क्या असर पड़ा, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ये मेरे हाथ में बुक है, सर ने लिखा है। राहत अबरार सर हैं जो पहले एमयू में XPRO रह चुके हैं, उर्दू एकेडमी के डायरेक्टर रह चुके हैं। सर, इस बुक का लिखने का मकसद क्या था? देखिए, ये किताब बुनियादी तौर पर सर सैयद अहमद ख़ान जो 1857 के वाक़यात, हालात और हादसात हुए उसको उन्होंने बुनियाद बनाया। और सर सैयद का ख़्याल ये था कि तालीम सियासी बाज़याफ्त का ज़रिया होती है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए सर सैयद ने कोशिशें की और उन्होंने 3 किताबें बुनियादी तौर पर लिखी 1857 के हालात से। एक थी तारीख़ सरकशी बिजनौर, दूसरी थी असबाब बगावत हिंद और तीसरी थी लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया। 3 जिल्दों में ये किताब शाये हुई। तो मैंने ये महसूस किया कि हिंदुस्तान अपनी आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है और सर सैयद की ख्वाहिश थी और कोशिश थी कि हिंदुस्तान इसमें आज़ाद हो और एक जमहूरी तर्ज हुकूमत आए। उसको सामने रखकर, और इस वक्त मुसलमान सियासी तौर पर जो है उसका कोई वजूद नहीं है, बेवज़न हो गया है, तो क्या तरीक़ा हो सकता है कि हम सर सैयद के जो मिशन है और विज़न है उससे 2022 और 23 के जो हालात हैं उसमें हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तो ये इस किताब का बुनियादी मकसद है। और इस किताब में ख़ास बात ये है कि लोगों ने, एक किताब है सर सैयद की, उस पर 150 किताबें शाये हुई, मुख्तलिफ लोगों ने लिखी, 50 से ज़्यादा मकाले उस पर PhD हो चुकी है। मैंने जब इस किताब को बुनियादी तौर पर देखने की कोशिश की और तहक़ीक़ की रोशनी में, तो पता चला कि सर सैयद ने उस नाम से कोई किताब लिखी ही नहीं। मिसाल के तौर पर असबाब बगावत हिंद का जिक्र लोग बार बार करते हैं और बड़ी तफसील से करते हैं। वो उनकी असल किताब जो है वो है असबाब सरकशी हिंदुस्तान का जवाब मज़मून। ये सर सैयद ने 1859 में लिखी थी। इस किताब को 1901 में ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने इस किताब का नाम असबाब बगावत हिंद रख दिया। तो लोगों ने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखे नहीं और हाली की जो किताब थी, जो असबाब बगावत हिंद जिन्होंने नाम दिया, उसी पे लोगों ने तहक़ीक़ शुरू कर दी और तकरीबन 50 PhD और MPhil के मकाले लिखे गए, 150 किताबें लिखी गई। तो हमें बुनियादी तौर पर जब काम करना है तो ये देखना चाहिए कि सर सैयद की ओरिजिनल राइटिंग्स क्या है, उनकी तहरीरें क्या हैं और उनके मकासद क्या थे। तो पहली दफ़ा तीनों किताबों को सर सैयद की इसमें शामिल किया गया है एक किताब में, और 70 पेज का इस पर मुक़दमा लिखा गया है। इस वक्त मेरे जहन में ये था कि सर सैयद की जो सियासी बसीरत है और सर सैयद जिस तरह से कोशिश कर रहे थे सियासी तौर पर, वो जो 3 किताबें लिखी गई लोगों के पास नहीं है। इन तीनों किताबों को एक जगह यकजा किया जाए और उसको शाये किया जाए। मेरा ये मानना है, लोग सर सैयद को याद करते हैं इस तालीमी इदारे की वजह से, जो बाद में सर सैयद ने 1875 में एक मदरसा बनाया, 1877 में कॉलेज बना और सर सैयद के इंतकाल के 22 साल बाद ये 1920 में यूनिवर्सिटी बना। मेरा ये मानना है कि सर सैयद का उससे बड़ा कारनामा है जो लोगों की नज़रों से ओझल हो गया या उस पर तवज्जो नहीं दी गई। और वो बड़ा कारनामा ये है कि 1857 के बाद मेरी नज़र में सर सैयद का सबसे बड़ा कारनामा ये है कि उन्होंने हिंदुस्तान को मुस्लिम स्पेन बनने से रोका। उन्होंने इस मुल्क को मुस्लिम स्पेन बनने से रोका।
जिस तरह से मुसलमानों के ऊपर उनको मारा जा रहा था, उनको पीटा जा रहा था। खुद सर सैयद के मामू को कत्ल किया गया, मामूजाद भाई को जब वो असर की नमाज़ पढ़ रहे थे उस वक्त मारा गया। सर सैयद की वालदा को घोड़ों के अस्तबल में छुपना पड़ा। सर सैयद के ख़ानदान को क्या परेशानी उठानी पड़ी। और सर सैयद ने लिखा है इस किताब में जो मैंने दिया है कि 34,000 रुपया उस वक्त 1857-58 में उनका नुकसान हुआ था। दिल्ली के मकान को लूटा गया, मुरादाबाद में जहाँ रहते थे वो लूटा गया, और उसका तखमीना जो है वो 34,000 रुपये से ज़्यादा बैठता है जो सर सैयद उस दौर में ये चीज़ें लिखी गई। तीसरी चीज़ जो इस किताब की एक मैं समझता हूँ एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि दिल्ली कॉलेज जो अब ज़ाकिर हुसैन कॉलेज कहलाता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, वहाँ एक अंग्रेज़ प्रिंसिपल को मार दिया गया था। उसके जवाब में अंग्रेज़ों ने उस कॉलेज को ख़त्म कर दिया था, तोड़ दिया था, मुनज़्ज़म कर दिया था। तो एक साहब ने रिसर्च की है बहुत बड़ी, अनवर सदीद ने, उसमें उन्होंने कहा है कि जब वो दिल्ली कॉलेज ख़त्म किया गया तो उसके 2 टुकड़े हुए। उसका जो अरबी पार्ट था, मौलाना ममलूक अली उसके उस्ताद थे और उनके बड़े शागिर्द अलीगढ़ तहरीक से भी वाबस्ता रहे। कासिम नानोतवी उनके भांजे थे और उनके शागिर्द भी थे। वो उसके अरबी पार्ट को, दीनी पार्ट को वो वहाँ ले गए देवबंद, और दारुल उलूम देवबंद कायम हुआ। सर सैयद अहमद ख़ान जो ख़ुद दिल्ली के रहने वाले थे और दिल्ली कॉलेज के करीब में के रहने वाले थे, उसके अंग्रेज़ी पार्ट को वो अलीगढ़ ले आए और अलीगढ़ में ये कॉलेज कायम हुआ जो यूनिवर्सिटी कायम हुआ। तो इस तरीके से लोगों ने अपने तौर पे बहुत सी चीज़ें लिखी हैं कि किस तरीके से उसका पार्ट, इस पे भी हमें गौर करना चाहिए। एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात जो मैंने इस किताब में कोशिश की है समझने की, और सर सैयद के ओरिजिनल राइटिंग्स में 99% लोग ये मानते हैं और कहते हैं और लिखते हैं कि साहब ये कॉलेज जो है ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की तर्ज पर बना। सर सैयद 1869 to 70 लंदन गए, वहाँ जाके देखा। सर सैयद की तहरीरें जो है वो इसको सच साबित नहीं करती। सर सैयद ने कहा कि जब मैंने ये कॉलेज बनाया तो खाने के निज़ाम में मेरे सामने 2 चीज़ें थी, या तो अरबों का रखूँ जो बैठ के तबाक में खाना खाते हैं, एक साथ बैठ के खाते हैं, ज़मीन पर खाते हैं, और दूसरा तुर्की का था जो मेज़ कुर्सी पर खाते हैं, छुरी कांटे से खाते हैं। तो मैंने खाने का निज़ाम जो है वो तुर्की का निज़ाम कायम किया। तुर्की का किया। हाँ, और यानी वो कहीं ये नहीं कह रहे कि मैंने यूरोप का किया, मैंने हाँ तो मैंने ऑक्सफोर्ड का किया या मैंने कैम्ब्रिज का किया। इसी तरह लिबास में कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में लिबास जो है वो ज़ाहिर है पैंट थी, अलग अलग अंदाज थी। सर सैयद ने यहाँ लिबास में भी तुर्की टोपी रखी और तुर्की जो वो है शेरवानी जिसको कहते थे वो रखा। अच्छा, फिर तीसरी चीज़ सर सैयद ने कहा कि जिस तरह कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में और ईसाइयों में गिरजाघर होता है, इतवार को लोग इकट्ठे होते हैं और गिरजा में इबादत करते हैं, मैं चाहता ये हूँ कि मेरे कॉलेज में उस गिरजा की जगह मस्जिद हो। उन्होंने मस्जिद बनाई और पीछे बैकग्राउंड और पीछे बैकग्राउंड में भी आप मस्जिद देख रहे हैं, ताकि लड़के जो हैं वो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, और नमाज को उन्होंने लाजिम करार दिया और हर मुसलमान बच्चे को नमाज़ पढ़ना ज़रूरी था। अच्छा, उन्होंने इसका भी ख्याल रखा। मौलाना कासिम नानोतवी से सर सैयद ने कहा कि आप मेरे कॉलेज का दीनी निसाब बनाइए। बहुत ख़त किताबत चली। मौलाना कासिम नानोतवी ने कहा कि मैं इस शर्त पर बनाता हूँ कि वहाँ सिर्फ सुन्नी लड़के पढ़ेंगे। सर सैयद ने कहा कि ये शर्त मुझे कबूल नहीं है। ये कॉलेज जो मैंने कायम किया है, जो मुसलमानों के चंदे से कायम हुआ है, इसके दरवाज़े हिंदू और मुसलमान ही नहीं बल्कि सिख और ईसाई और पारसियों के लिए भी खुले रहेंगे। मैं इस कॉलेज में कोई तफरीक नहीं करना चाहता, लिहाजा यहाँ शिया भी पढ़ेंगे, सुन्नी भी पढ़ेंगे और हिंदू भी पढ़ेंगे, ईसाई भी पढ़ेंगे और पारसी भी पढ़ेंगे। जिसका नतीजा ये हुआ कि आप सामने विक्टोरिया गेट के जो साइड में देखें, ये सारे 10-12 जो कमरे हैं ये सब अहले पंजाब के हैं। और पंजाब के जो पटियाला के जो महाराजा थे, राजा मोहिंदर सिंह, वो इसके विजिटर हुए और वो पहली दफ़ा आए। तो इसके कॉलेज के क़याम में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोगों का हिस्सा है। तो सर सैयद ने इसके लिए बड़ी कोशिश की और यही चीज़ें जो है मैंने कोशिश की है, क्योंकि मेरा बुनियादी मकसद
इस वक्त अलीगढ़ कॉलेज को हाईलाइट करना नहीं था या यूनिवर्सिटी को नहीं था, बल्कि सर सैयद का जो 1857 में रोल है उसको हाईलाइट करना था। और पहली दफ़ा इन तीनों किताबों को एक जगह यकजा किया है और ये कोशिश की है कि सर सैयद को उस, यहाँ अलीगढ़ में ज़्यादातर लोगों ने सर सैयद के पॉलिटिकल व्यूज़ को शजर ममनुआ करार दिया, उसको नज़रअंदाज किया गया। मैंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। सर सैयद तो बिल्कुल क्लियर कट कह रहे हैं कि भाई जब तक आप पॉलिटिकल एजेंडा नहीं होगा, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए ज़रूरी है एजुकेशन होनी चाहिए, और उसी के लिए उन्होंने एजुकेशन कायम की, उन्होंने सोशल रिफॉर्म्स भी कायम की, उन्होंने दीनियात की तरफ भी तवज्जो दी, उन्होंने सोशल रिफॉर्म्स की तरफ भी तवज्जो दी। अब क्योंकि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का 100 साला जश्न हमने मना रहे थे और इस कॉलेज को बने हुए एक ज़माना हो गया और सर सैयद की सदी उससे पहले मना चुके हैं, तो मैं एक अलीगढ़ तहरीक का तालिब इल्म की हैसियत से, हर आदमी कंट्रीब्यूट करता, तो मेरी कोशिश ये थी कि कुछ नई चीज़ें सामने लाई जाएँ। तो इंस्टीट्यूट गज़ट और तहज़ीबुल अखलाक और सर सैयद की ओरिजिनल राइटिंग्स को जब मैंने देखा तो बहुत सी चीज़ें ऐसी लगी कि जो ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की जो किताब है, लोग उसी को सबसे ज़्यादा मुस्तरद किताब मानते हैं। एक कोशिश होती है एक रिसर्चर की वो अंदर तक देखे और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को देखे, तो ये मेरी वो कोशिश रही। 3 किताब कौन सी थी जिसमें आपने इसको शामिल किया है? देखिए, एक है तारीख़ सरकशी बिजनौर में जो रेबेलियन था उसके ऊपर लिखा गया है, उसमें अंग्रेज़ी में भी ये किताब मौजूद है। दूसरी किताब जो मैंने कहा कि जो बाद में असबाब बगावत हिंद के नाम से मशहूर है वो है, और तीसरा रिसाला निकाला था सर सैयद ने, लॉयल मेंबर्स ऑफ इंडिया। वो 6 महीने बाद निकलता था, 3 शुमारे निकले और मेरठ से शाये होता था। उन तीनों शुमारों को एक तरफ उसमें उर्दू होती थी, एक तरफ अंग्रेज़ी होती थी। तो उसी तरीके से मैंने ओरिजिनल टेक्स्ट को लिया है तीनों जगह, और मैंने कोई नकल से वो नहीं किया, बल्कि यही कोशिश की है कि ओरिजिनल टेक्स्ट को पब्लिक के सामने, आवाम के सामने और रिसर्चर के सामने पहुंचाया जाए। किताब में एक चैप्टर होता है कि कौन से चैप्टर में क्या लिखा है, तो इसमें चैप्टर वाइज क्या है, नाम बता दें आप। हाँ, देखिए चैप्टर वाइज अगर आप देखें, इसमें इस किताब की सबसे बड़ी खास बात मुझे ये भी है कि दुनिया का जो सबसे बड़ा स्कॉलर है उसका नाम है डेविड लेलवेल, जो सर सैयद और अलीगढ़ के ऊपर उसने अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ कर रखी है। उसने इस किताब का प्रीफेस पेशरज लिखा है। शाफे क़िदवाई साहब जो मास कम्युनिकेशन के हैं, उन्होंने इस पे लिखा है। आप कह रहे हैं इसका जो पहला चैप्टर है वो तारीख़ सरकशी ज़िला बिजनौर है, दूसरा चैप्टर जो है असबाब बगावत हिंद है, और तीसरा चैप्टर जो है वो लॉयल मेंबर्स ऑफ इंडिया है। इस तरह से ये किताब है, और ज़ाहिर यूनिवर्सिटी से छपी है, लिहाजा इसका पैगाम जो है वो तारिक मंसूर साहब ने वाइस चांसलर का है, हाँ, अलीगढ़ का है। और ये किताब जो है सर सैयद एकेडमी से छपी है, पब्लिकेशन डिवीज़न में ये किताब मौजूद है। 600 रुपये इसकी कीमत है, और अब क्योंकि नया फैसला जो हुआ है कि लड़कों के लिए ये किताब आधी कीमत पर, यानी 300 रुपये में ये किताब मुहैया हो जाए। तो सर ये किताब ऑनलाइन भी सेल होगी? हाँ, ऑनलाइन भी है, उसको अमेज़ॉन पर मौजूद है, जो चाहे अमेज़ॉन से ले, अमेज़ॉन वगैरह से भी ले सकता है। जैसे कि आपने पहले का इनका इंटरव्यू आपने देखा होगा, और सर सैयद के बारे में जो कुछ उसमें रह गया वो आपको इसमें देखना पड़ेगा। क्यों सर? मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ हिंद राष्ट्र का कि ये लोग मेहनत कर रहे हैं, और मैं इनकी तमाम वीडियो देखता हूँ, सारी वो देखता हूँ। एक दफ़ा मेरा लंबा इन्होंने इंटरव्यू लिया था, और मुझे उम्मीद है खुदा करे कि इनका इस चैनल को मकबूलियत हासिल हो, और इस बहाने ही सही, और आपके चाहने वाले लोग सब्सक्राइब करें। इस बहाने जो सर सैयद तहरीक है उसमें भी इजाफा हो, और सर सैयद शनासी के लिए अब क्योंकि ज़माना किताबों से ज़्यादा जो है वो विजुअल्स का है, मीडिया का है, तो उसमें इनकी कोशिश जो है वो कामयाब हो और लोग उसको कदर की निगाह से दें। बहुत शुक्रिया सर आपका। और हमारे साथ थे राहत अबरार सर। हमने पहले भी सर का वीडियो बनाया था जब ये रिटायरमेंट होने वाले थे इनके ज़िंदगी के बाद। वो वीडियो का मकसद ये था कि जब सर सैयद रिटायर हुए थे तो उसके बाद उन्होंने क्या काम किए, और अभी यूपी इलेक्शन 2022 का चुनाव चल रहा है। इस मौके पे भी हम लोगों ने ग्राउंड पे रिपोर्टिंग की कि असल में किसानों के मुद्दे क्या हैं, गांव में लोगों के मुद्दे क्या हैं, उस पर भी हमने वीडियो बनाया। और मैं ये कहूँगा एमयू 100 ईयर्स माइलस्टोन का आप प्लेलिस्ट देख रहे होंगे, वहाँ पे जाके सारी वीडियो देखें और यूनिवर्सिटी के बारे में और ज़्यादा जानें। और आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या राय है आपके जहन में, वो राय कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं मुदस्सिर और आप देख रहे थे हिंद राष्ट्र।